बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त जो हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह है और बहुत सारे सहाफ़ी इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद में खलबली मची हुई है आइनी तरमीम को लेकर। यानी पाकिस्तान के अंदर अभी जो बिल आए लोगों को अगस्त के महीने में, एक आम आदमी को इन्होंने बिल के झंझट में उलझा कर पाकिस्तानियों की चीखें निकलवा दी। इन्होंने ऐसे बिल दोबारा भेजे हैं, यानी लोग बददुआएं दे रहे हैं झोलियाँ उठा उठा कर, ऐसे इन्होंने बिल भेजे हैं। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है कि कच्चे के डाकुओं ने हमारे 12 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। और अभी एक डाकू जो है वो मिन्नतें कर रहा है, उसकी वीडियो सामने आई है जो डाकुओं की जानिब से जारी की गई है। वो पुलिस वाला कह रहा है मेरी जान बचा ले, मेरे साथियों को इन्होंने कत्ल कर दिया है और मुझे बचाएं। IG ने मौसम को इसके लिए जिम्मेदार करार दिया है। यानी ये मौसम सिर्फ पुलिस के लिए था, डाकुओं के लिए नहीं था। अगर मौसम ख़राब था तो डाकुओं के लिए भी उतना ही ख़राब था जितना पुलिस के लिए ख़राब था। आपके मोर्चे यहाँ मौजूद हैं तो वहाँ डाकुओं ने भी मोर्चे बनाए हुए हैं। तो आपने क्यों ऑपरेशन करके इस मामले को ख़त्म नहीं किया? इसी IG के दौर में हम देख रहे थे कि जनाब कच्चे का ऑपरेशन हो रहा है। हर थोड़े अरसे के बाद वहाँ पे एक कार्रवाई होती है, जी कच्चे का ऑपरेशन हो रहा है, और ऐसा लगता है कि एक भारी बजट जो है वो रख दिया जाता है और उस बजट को इस्तेमाल कर दिया जाता है। पता नहीं वो बजट कहाँ जाता है। और मामला जो है वो कच्चे के डाकू हैं किसके, किसने लाकर उनको पाला, किसने उनको वहाँ पे पनाह दी, किसकी आशीर्वाद से वो वहाँ रहते हैं, कैसे वो रियासत के ऊपर अटैक करते हैं। यानी मैंने इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था, मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत पुरानी बात है, लगभग 10 साल हो गए हैं। और मैं कच्चे के डाकुओं से मिला था। वो बता रहे थे कि उनको सारा असला जो है वो प्रोवाइड करती है इंतज़ामिया। वो खुद बता रहे थे कि किस किस का क्या हिस्सा होता है और क्या तरीक़ाकार होता है। वो बता रहे थे कि अगवा कैसे किया जाता है और अगवा करने के पैसे कैसे लेते हैं। तो ये सारा एक अजीबोगरीब किस्म का धंधा है, ये कारोबार है। और पंजाब पुलिस ने यहाँ पे पंजाब के अंदर जो कच्चे के अंदर ऑपरेशंस किए, मैं सिंध गया था, लेकिन यहाँ पे कच्चे के अंदर जो ऑपरेशंस किए हैं उनका अभी तक कोई नतीजा हमें नज़र नहीं आता। जब दिल करता है वो अटैक करते हैं। यानी बारिश हुई तो पुलिस वाले फंस गए, लेकिन बारिश हुई तो कच्चे के डाकू नहीं फंसे। ये क्या साइंस है? और पुलिस जिनके पास सारे वसाइल हैं, जो रियासत है, जिनके पास जदीद हथियार हैं, जिनके पीछे गवर्नमेंट की पूरी बैक है, बाकी एजेंसियाँ और इदारे भी हैं, वो पुलिस इतनी बेबस कैसे हो गई उन डाकुओं के सामने जिनकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं है इस तरह की? तो उन डाकुओं को इतनी जदीद चीज़ें कौन दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? और इसमें एक बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन IG साहब इस फेलियर के बावजूद इस्तीफा देने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि ये IG साहब ने वो तमाम काम किए हैं जो एक पुलिस का IG नहीं करता। एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को क्रश किया, एक पूरे इलेक्शन को जो है वो इधर से उधर कर दिया, ये दिखाई दिया है। और ये इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाती है और बार बार लगाती है। और वो ये कहते हैं कि इस IG के होते हुए हमारे घरों पे छापे मारे गए, इस IG के होते हुए चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इस IG की मौजूदगी में 9 मई का वाकया हो गया, उसके ऊपर ये IG कुछ नहीं कर सके। यानी कोई कानूनी कार्रवाई ढंग से नहीं की। और मैं तो ज़ाती तौर पे इस IG का विक्टिम हूँ कि इस IG ने मुझे गायब करवा दिया, मुझे अगवा करवा दिया। फिर इस IG के काम चेक करें, मेरे ऊपर तौहीन का एक मुकदमा भी करवा दिया कि मैंने IG की तौहीन कर दी है, उसके अंदर भी मैंने अपनी जमानत कंफर्म करवाई। फिर मेरे ऊपर मुकदमा डाल दिया कि मैंने बम बना बना कर मारे हैं। तो ये तो जनाब जब पुलिस ये करेगी और IG साहब की तरजीहात ये होंगी तो फिर अनफॉर्चुनेटली इस तरह के वाक़यात जो इंतहाई तकलीफ दे हैं, यानी उन जवानों के लिए उनका क्या कसूर था? वो बेचारे तो हिफाजत के लिए जाग रहे थे, हिफाजत के लिए खड़े थे वहाँ पे, और वो तो अपनी जान कुर्बान करने के लिए वहाँ खड़े थे। उनको पता था गोली चल सकती है, लेकिन ऐसे सिटिंग डक उनको बना देना कि दुश्मन इतने आराम से उनके ऊपर अटैक कर दे, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। कोई प्लानिंग इसके बारे में नहीं की गई। अनफॉर्चुनेटली जब आपकी तरजीहात पॉलिटिकल होती हैं तो फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में इतने कमज़ोर हो जाते हैं, ये दिखाई भी दे रहा है। और ये तनकीद जायज़ है IG के ऊपर, और ये सब लोग कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ कि हुकूमत की जो सारी इस वक्त तरजीह है वो इन मामलात की तरफ नहीं है कि लोग पिस गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी अपनी मिलत ट्रैक्टर वालों ने। उधर जो है वो कई गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर चली गई। लगभग पिछले 1.5 साल में तकरीबन जो कंपनियां छोड़ गई वो 12,000 के करीब कंपनियां जो जाके दुबई में रजिस्टर्ड हो गई हैं। यहाँ से मल्टीनेशनल कंपनियां भाग रही हैं पाकिस्तान से, सरमाया पाकिस्तान से लोग निकाल कर बाहर लेकर जा रहे हैं। नौजवान बड़ी तादाद में इस मुल्क को छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। आज मैं बाहर एक जगह पे गया, जो नौजवान मुझे मिले वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, हम यहाँ पे रहना नहीं चाहते। डॉक्टर्स मिलते हैं वो कहते हैं हम जाना चाहते हैं। परसों तरसों हम एक लाइव सेशन कर रहे थे, उसमें अच्छे खासे लोग मुझे कह रहे थे जी हम बाहर जाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में भी नहीं रहना चाहते, काम नहीं करना चाहते।
तो क्या होप है पाकिस्तान के अंदर? और उस वक्त भी ये सारे के सारे लगे कि एक आईनी तरमीम कर दें किसी तरह। आईनी तरमीम क्या है, उसका एक स्केच हमारे पास है सोर्सेज से। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल के लिए फिक्स किया जाए ताकि काजी फायद ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाए। रिटायरमेंट की एज में इजाफा कर दिया जाए ताकि काजी फायद ईसा साहब की, अभी तो बाहर यही लग रहा है कि उसके लिए किया जा रहा है ताकि उनको फ़ायदा पहुंच जाए। तीसरा, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो एक अदालत से दूसरी अदालत में हुकूमत के बाद ये इख्तियार हो कि उनको शिफ्ट कर दिया जाए, एक अदालत से जज उठा के दूसरी अदालत में, जो अब तक की इतलात आ रही है मुबैना तौर पे। और तीसरा ये है कि सीनियरिटी ख़त्म, जैसे लाहौर हाई कोर्ट में किया ना कि जूनियर जज को उठा के चीफ जस्टिस बना दिया है, इसी तरह सीनियरिटी को वायलेट करते हुए जिस जूनियर जज को चाहे उसको उठा के ऊपर ला के बैठा दें और उसको चीफ जस्टिस बना दें उस अदालत का। अब इन मामलात में हो क्या सकता है? देखें, एक तो ये हो सकता है कि कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल गई तो फिर तो मसला ही हल हो जाएगा, लेकिन कादी फायद ईसा के बाद भी मंसूर अली शाह आ जाएंगे दोबारा। तो दूसरा जो कानून है वो ये कहता है कि ठीक है, हम अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस लाएंगे, यानी 5-6 नाम दे देंगे, उनमें से एक को चुन के चीफ जस्टिस ले आएंगे, सीनियरिटी वाला मामला खत्म कर देंगे। अब ये सारी चीजें अगर करनी है तो एक आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। तो आईनी तरमीम का तरीकाकार क्या है, पहले जरा वो आप समझ लीजिए। मैं आपको बहुत आसान करके बताता हूं कि आईनी तरमीम होती कैसे है। तो नाज़रीन, जो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल है उसका तरीकाकार ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन ओरिजिनेट इन ईदर हाउस, यानी किसी भी एक हाउस के अंदर। 2 हाउस होते हैं एक्चुअली, एक होता है कौमी असम्बली, एक होता है सेनेट। इन दोनों में से किसी भी एक हाउस के अंदर एक बिल मुतारफ करवाया जा सकता है कि जी हम आइन में तरमीम करना चाह रहे हैं। ये सेनेट से भी शुरू हो सकता है, कौमी असम्बली से भी शुरू हो सकता है। अच्छा, ईच हाउस हैज़ टू पास द बिल विद 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, यानी वो जो 2/3 मेजॉरिटी है वो आपको चाहिए होगी जो टोटल नंबर्स हैं उस हाउस के, उसके मुताबिक, तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। यानी दोनों की अलग अलग। इसका जो तरीक़ाकार लिखा हुआ है आइन के अंदर वो ये लिखा हुआ है कि पहले एक हाउस में जाएगा, यानी फ़र्ज़ करें पहले कौमी असम्बली में चला गया, वहाँ पे अमेंडमेंट पास हो गई, यानी 100 में से 66 लोगों ने कह दिया, 2/3 अक्सरियत, वो 224 का गोल्डन फिगर है जो हुकूमत को चाहिए कौमी असम्बली में। दोनों से अलग अलग करना पड़ेगा, जॉइंट सेशन में नहीं हो सकता। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो आइन में तरीका लिखा हुआ है वो ये है कि पहले एक हाउस के अंदर आएगा, कौमी असम्बली में आएगा, वहां से 2/3 अक्सरियत उसको पास करेगी, फिर सेनेट में जाएगा, सेनेट में 2/3 अक्सरियत उसको पास करेगी। अब मामला ये है कि 2/3 अक्सरियत कहते किसको है? 224 का नंबर यहां पे है और लगभग 68-69 का नंबर जो है वो सेनेट के अंदर है, क्योंकि 104 मेंबर टोटल हो जाते हैं जब सेनेट मुकम्मल हो जाती है। तो क्या 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास है? तो जवाब है जी कि अभी तक हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में नहीं है। सेनेट के अंदर जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद इस वक्त 17 सेनेटर्स हैं। 2 उनके ऐसे हैं कि एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से उन्होंने बनाया हुआ है हामिद खान साहब को, और एक उन्होंने MWM से मौलाना साहब को बनाया हुआ है। तो ये 2 जो हैं वो उनके और सेनेटर हैं, तो 19 उनकी टोटल तादाद है, जबकि नून लीग के 19 सेनेटर्स हैं। अच्छा, अभी खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन होगा तो PTI को कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 10 सेनेटर वहाँ मिल सकते हैं। अगर वो इलेक्शन लड़ें और इकट्ठे होकर लड़ें तो वो 10 सीटें ले सकते हैं, लेकिन अगर वो इकट्ठे होकर ना लड़ें, 11 है उनके वहाँ पे, तो वो 10 ले सकते हैं। अगर वो इकट्ठे होकर ना लड़ें और उनको ये शक हो कि उनके MPs बिक जाएंगे और उस शक की वजह से वो बंदर बांट कर दें, बाकी जमातों के साथ मिलकर मैच फिक्स कर लें, तो फिर उनको 8 सेनेटर मिल जाते हैं। तो अगर वो 8 इनको मिल जाते हैं तो ये 25 हो जाएंगे, 2 ये मिलाने 27 हो जाएंगे। अच्छा जी, जो पीपल्स पार्टी के हैं उनकी तादाद है 24, नून लीग के 19, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के 4, ANP के 3, जमात इस्लामी का 1, नेशनल पार्टी का 1 और क्यू लीग का कामिल अली आगा साहब 1 और BNP बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का 1। 6 आज़ाद हैं जी। फैसल वाडा वगैरह ये कुछ आज़ाद भी इस दफ़ा हुए हैं ना, फैसल वाडा भी हो गए, अनवारुल्लाह काकड़ भी हो गए, वो क्या नाम है, मोहसिन नकवी भी हो गए, ये आज़ाद है, हुकूमत के ही हैं और ये जहाँ के सबको पता है। तो ये जनाब सारे के सारे सेनेटर हैं, इनकी तादाद इस वक्त 85 है और अगर इनको वहाँ पे अपने नंबर, टोटल नंबर जो 104 होते हैं
उस हिसाब से आए तो इनको 70 से कम चाहिए, 69, 68, 69 अगर इनके हो जाए तो इनके नंबर पूरे हो जाते हैं, 69 या 70। तो क्या ये पूरे कर लेंगे? तो मेरा जवाब ये है कि फजलुर रहमान साहब और ANP अगर इनका साथ दें तो फिर ये पूरे कर लेंगे। वहाँ पे इनको एक एक वोट की ज़रूरत होगी। तो अगर ये जमातें इनका साथ दे दें, फजलुर रहमान साहब इनके साथ खड़े हो जाए। फजलुर रहमान साहब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जाकर उनसे मुलाकात की है और उनके साथ बातचीत की है कि पार्लियामेंट में हमें मिलकर चलना होगा। पार्लियामेंट का मतलब है कौमी असम्बली और सेनेट में हमें मिलकर चलना होगा और हुकूमत की बातों में नहीं आना। लेकिन साथ ही हमने देखा कि सदर पाकिस्तान इस वक्त जो है आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने जाकर मुलाकात की फजलुर रहमान साहब से और उनकी रिहाइशगाह पर खुद चल कर गए। मोहसिन नकवी को भी साथ लेकर गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनका बड़ा पुरजोश इस्तकबाल किया और दोनों रहनुमाओं में मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तो अब आप ये समझ लें कि एक दिन पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मिल के गई, तो वहाँ से एलामिया जारी हुआ कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मिलकर चलेंगे। लेकिन अब फजलुर रहमान साहब के घर जो है जरदारी साहब गए और वहाँ पर उन्हें हुकूमत के अंदर शमूलियत की ऑफ़र भी की गई है। तो फजलुर रहमान साहब का तो कोई पता नहीं है, लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं हमेशा स्टेटस को के साथ। तो स्टेटस को की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। फजलुर रहमान साहब का कोई पता नहीं कि वो उधर आसिफ अली जरदारी साहब के कहने के ऊपर वोट डाल दें। दूसरा देखें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का इतना इस्तकबाल किया गया हो जैसा इस्तकबाल फजलुर रहमान साहब का सुप्रीम कोर्ट जाने पर हुआ। फजलुर रहमान साहब को सुप्रीम कोर्ट में रिसीव करने के लिए डॉक्टर मुश्ताक साहब जो सेक्रेटरी हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कादी फायद ईसा साहब के, उन्होंने दरवाजे पर आकर रिसीव किया फजलुर रहमान साहब को। और फिर फजलुर रहमान साहब को चैम्बर में भी ले जाया गया, यानी अलग से भी कादी फायद ईसा साहब के साथ वो मौजूद रहे और उन्होंने बातचीत की। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल साहब भी फजलुर रहमान साहब को अपने साथ ले गए और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू शनीद उन्होंने भी की। अब जो है आसिफ अली जरदारी साहब भी फजलुर रहमान साहब के पास पहुंचे हैं। तो फजलुर रहमान साहब के वोट अगर चले जाते हैं हुकूमत के पास, कौमी असम्बली के और सेनेट के, तो सेनेट में हुकूमत कंफर्टेबल हो जाएगी कुछ हद तक कि उनके पास 2/3 अक्सरियत बनाने में वो कामयाब हो जाएंगे। बाकी जमातों का 1-1, 2-2 वोट है। जमात इस्लामी आपको पता है उनको तो राज़ी किया ही जा सकता है, या अगर वो ना भी हो तो 1 वोट है। ANP के 3 वोट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कामल अली आगा साहब का 1 वोट है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का वोट है। और PTI के इस वक्त जो वोट्स हैं उनकी तादाद अपनी 17 है। 2 उनके अपने उम्मीदवार जो उन्होंने जितवाए थे, एक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से और एक उन्होंने MWM से, तो ये उनके 19 हो गए। वो 8 और ले लेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 26-27 तक पहुंच जाएंगे। 27 तक उनका नंबर आ जाएगा PTI का। तो बहुत भी जोर लगाएंगे तो ये लोग अपने, अगर इनके साथ ANP खड़ी हो जाती है या जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब खड़े हो जाते हैं तो फिर 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी हुकूमत को। तो फजलुर रहमान साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कौमी असम्बली की सिचुएशन, अगर फजलुर रहमान साहब साथ मिल भी जाते हैं फिर भी 2/3 अक्सरियत हुकूमत की पूरी नहीं होती। वहां 2/3 अक्सरियत पूरी करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चंद वोट तोड़ने पड़ेंगे, वो 4-5-6 वोट, 4-5-6 मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक ये पूरे नंबर जो है वो क्लियर नहीं हुए। अब 4-5-6 वोट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टूट सकते हैं या नहीं, तो यहां पे एक कानूनी और आईनी मसला मजीद खड़ा हो जाएगा। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बंदे वोट तो डाल देंगे, अभी जो चौधरी इम्तियाज़ के साथ किया गया या बाकी लोगों के साथ किया गया, और कुछ लोगों को मनाया भी गया है कि आपने वोट डालने हैं। मेरी इतला के मुताबिक बहुत छोटा सा डेंट एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर डला हुआ है और मुमकिन है कि कुछ थोड़ा बहुत जो है वो गेम इधर से उधर हो जाए, लेकिन अभी भी नंबर पूरे करना हुकूमत के लिए मुश्किल है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अभी भी 2/3 अक्सरियत पूरी करना मुश्किल है। लेकिन अगर ये PTI के लोग वहां वोट डाल भी देते हैं और वो 2/3 अक्सरियत हुकूमत की बन जाती है, फजलुर रहमान भी मिल गए, सारे मिल गए, MQM भी मिल गई, आज़ाद भी मिल गए, कुछ ना कुछ करके इन्होंने 2/3 अक्सरियत करके गेम डाल भी दिया, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मखसूस नशस्तों वाला फैसला है उसके मुताबिक ये जो आज़ाद PTI वाले जाके वोट वहां पे डालेंगे, इनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगी। डिफेक्शन क्लॉज का मतलब ये है कि ये फिर मेंबर कौमी असम्बली नहीं रहेंगे। वजह यह, उनका वोट भी काउंट नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं क्यों और कैसे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक शॉर्ट ऑर्डर जारी किया है उसके मुताबिक एक डेडलाइन दी थी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। मैंने जो चंद लोगों से बात की उन्होंने मुझे ये बात समझाई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक डेडलाइन दी थी कि जनाब इस तारीख तक आप नोटिफाई कर दें कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर लें। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई तो नहीं किया, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है तो उस तारीख के बाद जो डेडलाइन है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNA कंसिडर होंगे
और अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं तो ये एक नया केस खुल जाएगा, एक नया मुद्दा खुल जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर ये तरमीम पास हो भी गई तो मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर ये तरमीम पास कर लेते हैं, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर ये तरमीम पास हो गई और ये कानून बदल गया और कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल गई, तो फिर इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा कि इमरान खान साहब बाहर आते हैं या अंदर रहते हैं, क्योंकि कादी फायद ईसा साहब एक पूरी यकीन दहानी है PMLN के लिए और उनके लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। नवाज शरीफ साहब उन पर बहुत भरोसा करते हैं और उन्हें लगता है कि जब तक कादी साहब हैं तब तक उन्हें या उनकी हुकूमत को कोई हिला नहीं सकता। अब ये जो केस है ये 184(3) की एक पटिशन है जो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 184(3) के तहत ये मामला अगर हो भी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आइन में तरमीम कर भी दी, तो ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा तो जाएगा जजेस की कमेटी के पास, और ज्यादा इम्कानात ये हैं कि इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बन जाएगा दोबारा से। और फुल कोर्ट का मतलब आप जानते हैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 19 जजेस हैं टोटल, 19। और 19 जजेस में से आप 8 जजेस वो वाले तो बाहर कर दें जिन 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों वाला फैसला दिया, तो फिर कादी साहब के बाद कितने रह गए बाकी? 11। उन 11 में से 3 जजेस ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत क्लियर सबको पता है कि ये आइन और कानून के साथ खड़े होंगे। तो कादी फायद ईसा साहब के पास जो पक्के वोट हैं, अपने 2 वो जो एडहॉक जजेस आए हैं उनको मिलाकर वो 8 वोट है। मैं क्योंकि देखिए मैं इन चक्रों में नहीं पढ़ता, लेकिन मुझे क्योंकि कोर्ट रिपोर्टर से मैं बातें करता हूं तो वो मुझे बताते हैं कि इस वक्त कादी फायद ईसा साहब की पोजीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या है। तो कादी फायद ईसा साहब के पास इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की तादाद है वो 8 है। और इसी आईनी तरमीम के केस को जब सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो कम से कम उन्हें 10 जजेस चाहिए फुल कोर्ट की सूरत पे। और 10 जजेस कैसे होंगे? देखें, 2 एडहॉक जजेस को मिलाकर उनके पास जो टोटल तादाद है, जो पक्के नंबर्स हैं, वो 8 के हैं। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर साहब, याया अफरीदी साहब, आयशा मलिक साहबा, शाहिद वहीद साहब, अतर मनल्ला साहब, मोहम्मद अली मदर साहब, हसन अजहर रिजवी साहब, इरफान सादत साहब, मलिक शहजाद साहब, इन जजेस के बारे में बड़ा कंफर्म सब कहते हैं कि ये 10 जजेस जो हैं ये आइन और कानून के साथ खड़े होंगे। और एक जज के बारे में कहते हैं थोड़ा सा इबाहम है, लेकिन कादी फायद ईसा साहब के वहां पे भी नंबर पूरे नहीं हो रहे। हाँ, अगर एडहॉक जजेस जो लाए गए हैं 2, अगर वो 2 की जगह जैसे कादी साहब कह रहे थे वो आ जाते 4, तो फिर काम खत्म था। अभी भी कादी फायद ईसा साहब के नंबर कहा जा रहा है कि पूरे नहीं है। जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो वहां से रिपोर्ट करते हैं वो ये बता रहे हैं, और इसके ऊपर जजेस में और अदलिया में बड़ा रिएक्शन भी है। अब मामला जाएगा एहतजाज की तरफ, मामला जाएगा वकला तहरीक की तरफ, मामला जाएगा एक ऐसी सिचुएशन की तरफ जहां पे वकील नजर आएंगे, शोर मच जाएगा, रोला पड़ जाएगा कि भी पूरा का पूरा आप जुडिशियल सिस्टम ही थोड़ा तब्दील करने जा रहे हैं, हर चीज को इधर से उठा के आप उधर कर रहे हैं। पूरा निजाम अगर आप बदल दें और वकला की उसके अंदर किसी किस्म की कॉन्सेंट ना हो और सिर्फ इसलिए बदला जाए कि एक हुकूमत को बचाना है, तो फिर वकला उसके ऊपर रिएक्शन देंगे। तो ये मामला इतना सादा नहीं है जितना मैं समझा हूं। मैंने आपके सामने रख दिया है कि एक आईनी तरमीम की कोशिश की जा रही है। 2 हाउस है, अपर और लोअर, यानी एक कौमी असम्बली है, एक सेनेट है। दोनों में 2/3 अक्सरियत चाहिए, और 2/3 अक्सरियत के लिए फजलुर रहमान का साथ भी चाहिए, और कुछ जगह पे कौमी असम्बली में PTI के वोट भी चाहिए। लेकिन PTI के वोट चैलेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बयान हल्फी लिखकर दे दिया है कि जनाब हमारा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो वहां डिफेक्शन क्लॉज भी लग सकती है। अभी मामला बड़ा फंसा हुआ है और आने वाले चंद हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन हफ्तों के अंदर इमरान खान साहब के केसेस भी मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच रहे हैं। ये बहुत अहम वक्त पाकिस्तान के लिए शुरू होने जा रहा है, स्पेशली वकला के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।